चलिए नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन। A particle travels in a circle of radius 20 centimeter. A particle travels in the radius of 20 centimeter at a speed that uniformly that uniformly increases if the speed changes if the speed changes if the speed changes from 5.0 meter per second to 6.0 meter per second in 2 seconds. Find the angular acceleration. Find the angular acceleration. ओके, फाइंड द एंगुलर एस्केलेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए ये क्वेश्चन आपको बच्चों यहाँ दिया हुआ है, ठीक है ना, करेक्ट। नाउ अब ध्यान से जरा देखिए यहाँ पर ओके देखिए कह रहा है कि अ पार्टिकल ट्रेवल्स इन अ रेडियस ऑफ 20 सेंटीमीटर, ओके, दैट स्पीड्स एट अ स्पीड दैट स्पीड नहीं, कुछ मैंने गड़बड़ कर दिया है। एट अ स्पीड दैट यूनिफॉर्मली इंक्रीजेस, अच्छा ठीक है, एट अ स्पीड दैट यूनिफॉर्मली इंक्रीजेस। अब थोड़ा ध्यान दीजिए जरा, स्पीड यूनिफॉर्मली इंक्रीजेस, इस बात से आप क्या समझते हो? ठीक, पार्टिकल है रेडियस ऑफ 20 सेंटीमीटर में ऐसे घूम रहा है और इसकी स्पीड जो है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है, इस बात से आप क्या समझते हो? देखो ध्यान से, यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है का मतलब है कि थोड़ा समझिएगा कि अगर आप टाइम को फिक्स कर दो, जैसे कि जस्ट मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं, ठीक, ये देखिए, मान लो टाइम इंटरवल आपने फिक्स कर दिया, 1 सेकंड का कर दो या टी सेकंड का कर दो, ठीक। सो टी सेकंड में मान लो इसने थीटा एंगल चला, नेक्स्ट टी सेकंड में फिर से ये थीटा एंगल ही चलता है। नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी, क्या कह रहा हूं मैं, 1 सेकंड नहीं, ये नहीं, वेट वेट वेट, ये नहीं। स्पीड इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली का मतलब ये है कि पर यूनिट टाइम में जो स्पीड इंक्रीज हो रही है ना, एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में जो स्पीड इंक्रीज हो रही है वो इक्वल अमाउंट में इंक्रीज हो रही है, पता है आपको? यानी कि अल्फा कांस्टेंट है भाई, आप ये बात समझ सकते हो कि नहीं? समझो जरा ध्यान से, देखो, देखिए ध्यान से, आप चलो एंगुलर वेलोसिटी की, एंगुलर स्पीड की बात कर लो, ठीक। जैसे कि मान लो एंगुलर स्पीड थी अभी, समझिए जरा, 1 सेकेंड, देखिए एंगुलर स्पीड थी, मान लीजिए, जस्ट मैं आपको बता रहा हूं, मान लो पहले कहीं आपने इसकी एंगुलर स्पीड चेक करी, ठीक है, और इनिशियल एंगुलर स्पीड थी इसकी पहले, मान लो 2 रेडियन पर सेकंड, जस्ट मैं आपको बता रहा हूं 2 रेडियन पर सेकंड, ठीक। अब सुनो, 1 सेकंड के बाद आपने चेक करी, ठीक, तो इसकी फाइनल एंगुलर स्पीड कितनी हो गई? 4 रेडियन पर सेकंड, समझिएगा जरा, ठीक। फिर आपने चेक किया, या आप इसको इस तरीके से कर लो, ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 ऐसे करके, है ना, ओमेगा 1 ओमेगा 2, फिर आपने चेक किया, आपको मिली 6 रेडियन पर सेकंड, है ना, 1 सेकंड के इंटरवल के बाद, फिर 1 सेकंड के इंटरवल के बाद देखा, फिर आपने चेक किया तो आपको नेक्स्ट एंगुलर स्पीड मिली 8 रेडियन पर सेकंड, ठीक, है ना। नेक्स्ट 1 सेकंड के बाद आप क्या देख रहे हो बताओ? फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, वो मैंने 1 सेकंड ले लिया आपको समझाने के लिए, फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद इसकी जो स्पीड है इक्वल अमाउंट में चेंज हो रही है, एंगुलर स्पीड हो चाहे आपकी लीनियर स्पीड हो, उसका जो मैग्नीट्यूड है, ठीक। यहाँ पे देखिए जा, 1 सेकंड में 2, 1 सेकंड में 2, 1 सेकंड में 2, बस। अब बताओ एस्केलेशन की डेफिनेशन क्या होती है बताइए? रेट ऑफ चेंज ऑफ
रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक, तो ऑब्वियसली एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन भी तो वो तो फिक्स होगी ना, उसको आप क्या ही टेंशन ले रहे हो। ऐसा थोड़ी ना कि पार्टिकल अगर एक सर्कल में घूम रहा है ऐसे करके क्लॉकवाइज तो वो अचानक से एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगेगा, ऐसा तो है नहीं। कहने का मतलब ये है कि जो ओमेगा है, ध्यान से सुनिएगा, कहने का मतलब है जो ओमेगा है उसकी डायरेक्शन तो फिक्स है पक्का, ठीक, ऐसे करके उसकी डायरेक्शन फिक्स है, और उसका जो रेट ऑफ चेंज है ना, यानी कि पर यूनिट टाइम में वो इक्वल अमाउंट में चेंज हो रहा है। चेक कर लो, पर यूनिट टाइम में कितने का चेंज आ रहा है, ओनली 2 का, नेक्स्ट 1 यूनिट टाइम में 2 का, नेक्स्ट यूनिट टाइम तो डायरेक्शन भी नहीं चेंज हुई, मैग्नीट्यूड भी नहीं चेंज हो रहा है। तो आप मेरे ख्याल से समझ रहे होगे ये जो बात इसने करी है ना कि स्पीड एट अ स्पीड दैट यूनिफॉर्मली इंक्रीजेस, तो स्पीड दैट यूनिफॉर्मली इंक्रीजेस का मतलब ही यही है, अल्फा कांस्टेंट है। अल्फा क्या है इस क्वेश्चन में, एंगुलर एस्केलेशन क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है। अगर आपको भरोसा नहीं आता आप निकाल के देख सकते हो भाई, अल्फा क्या होता है आपका, डेल्टा ओमेगा, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, यही होता है। सो अल्फा अगर आप ये वाले इंटरवल के लिए निकालोगे तो फाइनल माइनस इनिशियल, यानी 4 - 2 डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा यहां से यहां तक 1 सेकेंड, ठीक, कितना आ गया 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, फिर आपने अल्फा निकाला यहां से यहां तक के लिए तो ओमेगा 3 - ओमेगा 2, 6 - 4 डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा 6 - 4, मतलब इतना चेंज आने में टाइम कितना लगा 1 सेकेंड का। तो फिर से आंसर कितना आ रहा है 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, करेक्ट, ओके। सो इस तरीके से अल्फा कांस्टेंट है। अगर अल्फा कांस्टेंट है तो आपकी जितनी भी इक्वेशंस हैं, ठीक है, काइनेमेटिक की, वो वैलिड हो जाएंगी। ठीक है, बस यही इसमें इंपॉर्टेंट है। सो इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स वैलिड, वैलिड, ये। अब ध्यान से चेक करिए क्या हुआ, इफ द स्पीड चेंजेस फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 6 मीटर पर सेकेंड, है ना, पहले इसकी स्पीड कितनी थी, और लीनियर स्पीड की बात कर रहा है, ये 5 मीटर पर सेकेंड थी, और थोड़ी देर के बाद देखा तो स्पीड कितनी हो गई 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक, कितना टाइम लगा यहां से यहां ये स्पीड चेंज होने में, 2 सेकेंड का। ठीक, अब बताओ, स्पीड चेंज हो रही है मतलब लीनियर वेलोसिटी भी चेंज हो रही है भाई, डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। चेक कर लो, पहले 5 था और फिर 6 हो गया, तो ये कौन सा मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपका टेंजेंशियल वाला भी होता था जो कि इसके मैग्नीट्यूड को कंट्रोल करेगा, और सेंटीमीटर एस्केलेशन भी होता था। लेकिन हमें फाइनली निकालना क्या है, फाइंड द एंगुलर एस्केलेशन, हमें अल्फा निकालना है यहाँ। अब यहाँ पर काइनेमेटिक्स की जो इक्वेशंस है वो वैलिड है, तो लगाना शुरू करिए और देखिए किस तरीके से अल्फा आपका यहाँ पर आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो क्या क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। सो यहां से रेडियस आपको दिया हुआ है कितना, रेडियस है बच्चों 20 सेंटीमीटर, इसको आप मीटर में चेंज करोगे सो 20/100 करोगे। ठीक, तो कितना आ जाता है आपका 1/5 मीटर आ जाता है। ठीक, अब थोड़ा ध्यान दें, निकालना क्या है अल्फा, तो अल्फा आपको कौन सी इक्वेशन से मिलेगा। देखो अब मैं एक थोड़ा आपको अप्रोच बताता हूँ क्वेश्चन की, सिर्फ क्वेश्चन कराना हो तो मैं 2 मिनट में करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट क्वेश्चन की अप्रोच देखिए जरा। अप्रोच क्या है, तुम्हें अल्फा निकालना है, कैसे कैसे तुमने पूरी कहानियां पढ़ी कि अल्फा कांस्टेंट है तो काइनेमेटिक्स की इक्वेशन वैलिड है, फिर तुमने सोचा अल्फा निकालने के तरीके कितने हैं, तो अल्फा निकालने के तरीके फिर तुम जब सर्च करोगे तो अल्फा निकालने का एक तरीका तो क्या है, डी ओमेगा बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कर दो, ये तुम लगाओगे नहीं। ठीक, ये तुम लगाओगे नहीं। अब कुछ लोग बोलेंगे तुमने अल्फा निकाल के तो दिखाया है, भैया ये मैंने एग्जाम्पल लिया है, ये एग्जाम्पल है कि अल्फा कांस्टेंट कैसे, ये एग्जाम्पल है। ठीक, ये क्या है, ये एग्जाम्पल मैंने तुम्हें समझाया कि अल्फा क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि उसने क्या बोला है, स्पीड यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है, यानी कि पर यूनिट टाइम में इक्वल इक्वल अमाउंट में स्पीड इंक्रीज कर रही है। ठीक है ना, ओके, तो ये लगेगा नहीं, क्यों नहीं लगेगा, ये क्रॉस हो गया ये फॉर्मूला, क्यों, क्योंकि ओमेगा फंक्शन ऑफ टाइम थोड़ी ना है, ओमेगा तो ओमेगा फंक्शन ऑफ टाइम थोड़ी ना दिया है, तब तो डिफरेंशिएट करते, ओमेगा फंक्शन ऑफ टाइम नहीं दिया है। दूसरा v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, यानी कि ओमेगा फाइनल इज इक्वल्स टू यू का मतलब ओमेगा इनिशियल प्लस यू प्लस एटी, ए का मतलब अल्फा अल्फा टी, करेक्ट, टाइम दिया हुआ है, अल्फा निकालना है, ओमेगा फाइनल और ओमेगा इनिशियल तुम कहीं ना कहीं निकाल सकते हो, कैसे, क्योंकि यहां पर देखो जरा, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है। ठीक है स्टूडेंट्स,
यानी कि यहां से आ जाएगा आपके पास क्या, ओमेगा इज इक्वल्स टू, ओमेगा का फॉर्मूला क्या बनेगा, ओमेगा बराबर v अपॉन आर आ जाएगा। ठीक, तो यहां से अगर तुम्हें ये देखो यहां पर वी आई दिया है इनिशियल स्पीड, है ना, इनिशियल स्पीड दी है, और यहां तुम्हें फाइनल स्पीड दी है ना, तो तुम ओमेगा इनिशियल और ओमेगा फाइनल निकाल सकते हो। ये देखो ओमेगा इनिशियल कितना आ जाएगा बताओ, स्पीड इनिशियल, भाई ओमेगा और वी में क्या रिलेशन होता है, ओमेगा बराबर वी बाय आर हो जाएगा ना, वी बराबर आर ओमेगा होता है। ठीक, तो ओमेगा बराबर वी बाय आर, तो यहाँ वी इनिशियल रखोगे तो ओमेगा इनिशियल आ जाएगा, और रेडियस तो फिक्स है। ठीक, और इसी तरीके से चलो निकाल ही लेते हैं, ओमेगा इनिशियल बराबर कितना आ जाएगा चेक कर लो, वी इनिशियल कितना है 5 है, रेडियस कितना है चेक करो 1/5, 5 ऊपर जाएगा, 5 5 से 25 रेडियन पर सेकेंड। ठीक, और ओमेगा फाइनल निकालोगे, ओमेगा फाइनल इज इक्वल्स टू वी फाइनल बाय रेडियस, वी फाइनल कितना है तुम्हारा 6 और रेडियस कितना है 1/5, 5 ऊपर जाएगा 5 6 30 रेडियन पर सेकेंड। बस अब यहां पे लगा दीजिए, आंसर आपका यहां पर आ जाएगा। ठीक है, एक दो बातें और बताना चाहता हूं, चलो पहले लगा देता हूं यहां पर। ओमेगा फाइनल कितना आ रहा है 30, ओमेगा इनिशियल कितना है 25 प्लस अल्फा इंटू टी, टाइम कितना है 2 सेकेंड, ये इधर जाएगा 30 माइनस 25 5, सो 5 इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू 2 जाके डिवाइड लगाएगा, सो अल्फा इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। सही है, तो ये आ गया आपका अल्फा। ठीक है ना, अच्छा, तो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते ही मेरी बात बन गई थी, लेकिन अगर आप चाहते हैं यहां पर तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को एक बार चेक कर सकते थे। ठीक है, और देख सकते थे उसकी वो यहां पर वैलिड है कि नहीं है। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस का मतलब थीटा इज इक्वल टू यू, यू का मतलब ओमेगा इनिशियल, टी प्लस हाफ ए की जगह अल्फा और टी स्क्वायर। क्या ये वैलिड है, यहां से अल्फा आ जाता, अल्फा यहाँ आ तो रहा है, ठीक, लेकिन थीटा नहीं दिया हुआ है आपको, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपको नहीं दिया हुआ है। ठीक, तो ये भी नहीं वैलिड होती। लास्ट वाली आपकी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, यानी कि वी स्क्वायर का मतलब ओमेगा फाइनल का स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू अल्फा इंटू थीटा, ये भी वैलिड नहीं होती। यहाँ अल्फा तो आ रहा है, लेकिन आपको यहाँ थीटा, फिर से थीटा प्रॉब्लम करता, तो ये भी वैलिड नहीं होती। इस तरीके से अल्फा बराबर डी ओमेगा बाई डी टी, ये भी वैलिड नहीं है, तो ये सब कुछ भी वैलिड नहीं। और एक और होता था आपका ए टेंजेंशियल इज इक्वल्स टू आर इंटू अल्फा होता था, याद है, ए टेंजेंशियल इज इक्वल्स टू आर इंटू अल्फा। तो यहां से ए टेंजेंशियल भी आपको नहीं पता चल पाएगा। ठीक, ए टेंजेंशियल भी आपको नहीं पता चल पाएगा कि आप यहां पर अल्फा निकाल लें। करेक्ट, ए टेंजेंशियल बताओ कहां से निकाल लोगे, नहीं निकाल पाओगे, है ना। अब कुछ लोग बोलेंगे ए टेंजेंशियल हम यहाँ स्पीड की हेल्प से निकाल लेंगे। ठीक है, तो ए टेंजेंशियल एक तरीके की वेक्टर क्वांटिटी है, थोड़ा आपको परेशानी होगी क्योंकि ये ना इनिशियल स्पीड की डायरेक्शन और फाइनल स्पीड की डायरेक्शन आपको नहीं पता है। करेक्ट, ये बस मैंने ऐसा करके दिखाया आपको एक्स एक्सेस में और वाई एक्सेस में, तो ये वाली भी आपकी वैलिड यहाँ हो नहीं पाएगी मेरे ख्याल से, है ना। ओके, 6 माइनस 5/2 एंड नहीं लग पाएगी। समझ लो क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे, यहाँ से अल्फा अगर निकालने चलोगे नहीं आ पाएगा, क्योंकि टेंजेंशियल एस्केलेशन डायरेक्टली नहीं दिया और तुम निकाल सकते नहीं हो। क्यों, टेंजेंशियल एस्केलेशन वेक्टर क्वांटिटी है ना भाई, तो तुम कैसे निकाल लोगे, मतलब लीनियर मोशन तो हो, मतलब स्ट्रेट लाइन में मोशन तो हो नहीं रहा है कि फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम कर दिया तुमने, ये तो टर्न कर रहा है ना, ये इस तरीके से देखो डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है ना, तो डायरेक्शन का कोई इन्फॉर्मेशन वेलोसिटी में नहीं दिया है, तो तुम एस्केलेशन में डायरेक्शन कैसे निकालोगे। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लीजिए। और एक चीज और तुम्हें दिखा दूं, यही जो आपका होता था, है ना, टेंजेंशियल एस्केलेशन, अगर आपको याद हो तो यही आपका होता था टेंजेंशियल एस्केलेशन इज इक्वल्स टू डीवी बाई डी टी भी होता था। ठीक, v का मॉड। ठीक, अब बताओ कैसे तुम वेलोसिटी को यहाँ मतलब डिफरेंशिएट करोगे, वेलोसिटी टाइम का फंक्शन ही नहीं है, वेलोसिटी इज नॉट द फंक्शन ऑफ टाइम, ये भी नहीं दिया हुआ है, नहीं तो हम डेरिवेटिव निकाल लेते इसका, तो एटी आ जाता, एटी की हेल्प से, है ना, टेंजेंशियल एस्केलेशन तब भी आ जाता, तो हम आर इंटू अल्फा के आईटी की इक्वेट करके अल्फा निकाल लेते क्योंकि रेडियस दिया हुआ है। तो ये भी अप्रोच हमारी नहीं काम आएगी, तो आपको देखना कौन सा फॉर्मूला फिट बैठ रहा है। ठीक, नेक्स्ट देखिए,
An electric fan has a blade of length 30 centimeter. An electric fan has a blade of length 30 centimeter. सही है. Measured from the axis from the axis of rotation. If the fan is rotating, if the fan is rotating at 120 rpm, the acceleration of the point, the acceleration of the point of the, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टिप ऑफ द ब्लेड इज ऑप्शंस 1600 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन बी 47.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन सी 23.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड ऑप्शन डी इज 50.55 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. करेक्ट. अब देखिए ये क्वेश्चन बच्चों इसने आपको दिया. ठीक है स्टूडेंट्स. ओके सो ये बहुत अच्छा सवाल है अगर आप देखोगे. ठीक है स्टूडेंट्स. किस तरीके से, देखिए अच्छा सवाल है. क्या क्या बोला इसने हमसे. कह रहा है इलेक्ट्रिक फैन हैज अ ब्लेड ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर. तो ये एक इलेक्ट्रिक फैन है इस तरीके से. ठीक. और ये इस तरीके से सर्कुलर मोशन करेगा. तो इसकी जो ब्लेड है, इतने तो आप भी समझदार हो, इसकी जो ब्लेड की लेंथ है ना वही इसका रेडियस बनेगा. ठीक. ये जो इसकी ब्लेड की लेंथ है यही इसका रेडियस बनेगा 30 सेंटीमीटर. सो रेडियस इज इक्वल टू 30/100 आप कर दोगे तो आ जाएगा मीटर में. तो रेडियस बराबर 3/10 मीटर. ठीक. ओके. ये जो इसकी एक्सेस ऑफ रोटेशन है यहां से रेडियस मेजर किया गया है. कह रहा है इफ द फैन इज रोटेटिंग एट 120 आरपीएम. अब थोड़ा आप ध्यान से समझो. वो खुद ही कह रहा है कि भैया फैन इज रोटेटिंग एट 120 आरपीएम. ठीक है. तो आप अगर ध्यान दोगे जरा तो ये क्या दिया है बताओ. आरपीएम, रेवोल्यूशन पर मिनट. अब बताइए जरा रेवोल्यूशन पर मिनट कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट होती है. बताइए. आरपीएम क्या दिया है. ये आरपीएम ओमेगा या फ्रिक्वेंसी है. कौन बताएगा. बताइए. ये आरपीएम जो है, हाँ फ्रिक्वेंसी. वेरी गुड. ठीक. वेरी गुड. पढ़ के आए हो इसका मतलब आप. यानी कि न्यू आपको दिया हुआ है फ्रिक्वेंसी कितना 120 आरपीएम. लेकिन आपको क्या पढ़ाया गया है. आरपीएम को किसमें चेंज कर लो. आरपीएस में 60 से डिवाइड करके. तो यहां आप करोगे 120 डिवाइडेड बाय 60 तो आ जाएगा किसमें. आरपीएस में. ये कटेगा कितना आ गया 2. सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2 आरपीएस रेडियन पर सेकंड. अब समझो जरा. ये जो आपको दिया हुआ है 2 आरपीएस, इसकी हेल्प से वो ये कहना चाहता है. क्या कहना चाहता है वो ये कहना चाहता है बच्चों यहां पर कि आपका जो ओमेगा है वो कांस्टेंट है. पक्का खुद दिमाग लगा लो भाई. है ना. ये देखो ना फैन इज रोटेटिंग 120 आरपीएम. अरे भाई 120 आरपीएम से फैन रोटेट कर रहा है तो वो मिडिल वाली कंडीशन में आ गया अपनी, जो मैंने आपको पढ़ाया था बीच वाली स्थिति में. यहां से देख लो 2 आरपीएस मतलब 1 सेकंड में 2 चक्कर लगा रहा है बस. समझो ना. 1 सेकंड में भाई रेवोल्यूशन पर सेकंड. 1 सेकंड में 2 रेवोल्यूशन. 1 2. एक रेवोल्यूशन में कितना एंगल बनाता है 360. चेक कर लो. एक रेवोल्यूशन में कितना एंगल बनाता है 360. तो 2 रेवोल्यूशन में कितना बनाएगा 360 प्लस 360 720. यानी कि हर 1 सेकंड में वो 720 डिग्री का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करता है. आई रिपीट, हर 1 सेकंड में वो 720 डिग्री यानी कि 4 पाई रेडियन. भाई 2 पाई रेडियन कितना होता है आपका 360. तो 4 पाई कितना होगा 720 डिग्री.
तो हर एक सेकंड में वो 4 पाई रेडियन का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करता है स्टूडेंट्स। इसकी एंगुलर स्पीड फिक्स है, ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, पक्का पक्का चेक कर लो। हर एक सेकंड में 4 पाई रेडियन, हर एक सेकंड में 4 पाई रेडियन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, ठीक। यानी कि ये जो बात इसने दे दी है, जब भी आपको फ्रीक्वेंसी ऐसे देता है तो उसका मीनिंग क्या निकलता है कि ओमेगा कांस्टेंट है। ओमेगा यानी कि एंगुलर स्पीड आपकी क्या है, और ऑब्वियसली एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी, क्योंकि डायरेक्शन तो ओमेगा की एक बार जो फिक्स हो गई वो फिक्स हो गई। अगर ये ऐसे चल रहा है तो ओमेगा की डायरेक्शन ये आपका ये आपका को एक्सियल वेक्टर होते हैं, ठीक है ना। नाउ अब ओमेगा यहां से कांस्टेंट हो गया, थोड़ा थोड़ा हमें पता चल चुका है, ठीक। और यदि ओमेगा कांस्टेंट हो गया बच्चों, इन्होंने हमसे पूछा क्या है कि द एस्केलेशन ऑफ द पॉइंट ऑफ द टिप, मतलब समझो ये जो पॉइंट ऑफ द टिप है ये वाला, इस पे जो नेट एस्केलेशन है वो बताना है ना। जब उसने आपको बस ये बोल दिया ना कि एस्केलेशन ऑफ द पॉइंट ऑफ द टिप, अब कुछ लोग पता है क्या सोचते हैं कि टिप पे तो दिमाग क्या लगाते हैं, कहते हैं अच्छा टिप पे एस्केलेशन है तो भैया टेंजेंट वाला होगा, है ना। भाई तुम कैसे कह सकते हो कि टेंजेंट वाला होगा, उसने बोला टिप पे एस्केलेशन कितना है, मतलब टिप पे जो एंड टिप पे जो पार्टिकल है उस वो कितना एस्केलेशन महसूस कर रहा है, यानी कि नेट एस्केलेशन आपको बताना है सिस्टम का, है ना। तो ये पार्टिकल नेट एस्केलेशन कितना महसूस कर रहा है। अब नेट में सारे एस्केलेशन आ जाएंगे जो जो वहां पर अवेलेबल हैं, तो आपको इसकी जानकारी लेनी होगी कि कितने तरीके के एस्केलेशन यहां काम कर रहे हैं, ठीक। तो इसकी जानकारी लेने के लिए बच्चों ओमेगा आपका कांस्टेंट हो गया, ठीक। अब आप जानकारी इसकी लीजिए, बताइए, बहुत आपके पास इंफॉर्मेशन है क्या। टेंजेंशियल एस्केलेशन बच्चों निकालने का क्या तरीका होता है बताइए, आर इंटू अल्फा होता है कि नहीं होता है, इज इक्वल्स टू डी वी बाय dt, ये होता है, ठीक। अल्फा का डेफिनेशन क्या होता है बच्चे, क्योंकि भाई तुम एंगुलर एस्केलेशन अल्फा को भी चेक करोगे, एटी को भी चेक करोगे, सेंटीमीटर एस्केलेशन को भी चेक करोगे, सब कुछ चेक करोगे ना, ठीक। तीन चीजें हैं, मैं आपको लिख देता हूं अलग कलर से, यहां पे तीनों की जानकारी आप लेंगे। सेंटीमीटर एस्केलेशन की जानकारी आप लेंगे, टेंजेंशियल एस्केलेशन की जानकारी आप लेंगे, और एंगुलर एस्केलेशन की जानकारी आप लेंगे, तब तो आप इन्फॉर्म करेंगे तीन तरीके के एस्केलेशन होते हैं, ठीक। और वैसे भी तुम्हें बता दूं कि पंखा बच्चों यहां यूसीएम कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, स्पीड कांस्टेंट है, ठीक। तो 80 तो तुम्हारा गया, है ना, 80 होगा नहीं यहां, ठीक। अल्फा भी होगा नहीं, यूसीएम में दोनों नहीं होते, ओनली एसी एग्जिस्ट करेगा, ओनली एसी एग्जिस्ट, केवल सेंटीमीटर एस्केलेशन एग्जिस्ट करेगा, और सेंटीमीटर एस्केलेशन तो हमेशा होता है, मैंने आपको बताया था। फिर भी आप दिखा दो इनको, अल्फा बराबर क्या होता है बताइए, डी ओमेगा बाई डी टी होता है, ठीक। अब ओमेगा तुम निकाल पाओगे, यस सर, आओ जरा ओमेगा निकाल लो। ओमेगा बराबर क्या होता था, 2 पाई न्यू, सो 2 पाई, है ना। और न्यू अभी अभी तुमने निकाला फ्रीक्वेंसी कितना है 2 आरपीएस, तो न्यू की वैल्यू तुमने 2 रखी, सो कितना आ गया 4 पाई रेडियन पर सेकंड। यही तो मैं भी तुमसे कह रहा था भाई, 4 पाई रेडियन पर सेकंड, यही तो मैं भी तुमसे कह रहा था कि एक सेकंड में 4 पाई रेडियन करता है, तो ओमेगा उसका कांस्टेंट है, ठीक। तो ओमेगा यदि कांस्टेंट है बच्चों, तो डी ओमेगा बाई डी टी टाइम के रिस्पेक्ट में ओमेगा का कोई भी रेट ऑफ चेंज नहीं होगा, डेरिवेटिव कितना आ जाएगा जीरो, क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है। सो अल्फा देखिए तुम्हारे सामने जीरो आ गया, यही मैंने आपको बताया था कि अल्फा कितना है, जीरो है। तो अल्फा की जानकारी आपने ली, एंगुलर एस्केलेशन है ही नहीं, बात खत्म। और अगर एंगुलर एस्केलेशन नहीं है, चेक कर लो, तो 80 भी नहीं होगा, यहां से 80 कितना हो जाएगा चेक करो भाई, अल्फा जीरो रखोगे, आर इंटू जीरो कितना हो जाएगा जीरो, टेंजेंशियल एस्केलेशन भी नहीं है, सो ओनली ओनली सेंटीमीटर एस्केलेशन एग्जिस्ट। और बच्चों अगर सेंटीमीटर एस्केलेशन एग्जिस्ट ओनली, ठीक, तो क्या आपको सेंटीमीटर एस्केलेशन का मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला नहीं बताया गया, बताइए। आपको दो फॉर्मूले बताए गए हैं क्या, वी स्क्वायर बाय आर लगा दो, और चाहे ओमेगा स्क्वायर आर लगा दो, या आर ओमेगा स्क्वायर लगा दो, जो बोलना है आप बोल सकते हो, ठीक। अब इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला लगेगा स्टूडेंट्स, वी तो तुम्हें पता नहीं है, लीनियर स्पीड का तुम्हें मैग्नीट्यूड नहीं पता है, ठीक है। हालांकि वो कांस्टेंट होगा, मैं आपको बता दूं कि जो मॉड ऑफ वी होगा, यानी कि कह सकते हो आप वी, वो कांस्टेंट होगा, स्पीड इसकी कांस्टेंट है, लीनियर स्पीड, ठीक। जो यहाँ पे ऐसा करके दिखती है, डायरेक्शन तो चेंज हो रही है वो अलग बात है, बट वी 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 वी, ठीक। तो कोई बात नहीं है, ये वाला फॉर्मूला लगा दो तुम, वी नहीं पता तुम्हें, आर ओमेगा स्क्वायर, सो आर ओमेगा स्क्वायर, आर कितना है बच्चों तुम्हारा, चेक कर लो भाई, रेडियस कितना है, रेडियस था 3/10 मीटर, सो आर की जगह 3/10 मीटर इंटू ओमेगा, ओमेगा कितना है चेक कर लीजिए, ओमेगा कितना है बच्चों 4 पाई, सो ओमेगा का स्क्वायर यानी कि 4 पाई का स्क्वायर,
ठीक, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे, बस यही है और क्या। ठीक, 3/10 इंटू 4 का स्क्वायर 16, पाई का स्क्वायर 3.14 है ना, पाई की वैल्यू 3.14 रख लो, 3.14 इंटू 3.14, सॉल्व कर लो भाई, इसको देख लो कितना आ रहा है। यही जो आ रहा है ना, यही एस्केलेशन, नेट एस्केलेशन में लिख देता हूं, नेट एस्केलेशन ऑन द टिप इज इक्वल्स टू AC। कितना आ जाएगा, 3.14 इंटू 3.14 इंटू 16 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 10, कितना आ रहा है 47.3 है ना, 2 इसके आसपास आ रहा है, ऑप्शन बी के आसपास। मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, है ना, इसका जो प्लेन में होता है उसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो एंगुलर एक्सलेशन होता है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लीजिए बच्चों इसका स्क्रीनशॉट। ठीक, तो रटना नहीं है आपको, आपको जो पढ़ाया गया है, ठीक है स्टूडेंट्स, वही इंफॉर्मेशन आपको यहां लगा के रखनी है बार बार, कि चल क्या रहा है क्वेश्चन में, है ना। देखिए, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, देखिए कह रहा था पार्टिकल हैविंग मास कैपिटल M या 2 particles having masses capital M and small m are moving in a circular path, having radius r, having radius r and small r. If their time periods are same, if their time periods are same, if their time periods are same, then the ratio of then the ratio of their angular velocities आपको बताना है। ऑप्शंस, ऑप्शन ए इज r by r, ऑप्शन बी इज स्टूडेंट्स कैपिटल R by small r, ऑप्शन सी इज 1 and ऑप्शन डी इज रूट ऑफ r by r। ठीक, अब ध्यान से सुनिए बच्चों, देखिए जरा क्या चल रहा है यहाँ पे। देखिए, आपको बच्चों ओमेगा का फॉर्मूला आप पीछे पढ़ के आए हो, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, 2 पाई बाय टी। कुछ नहीं इस सवाल में भाई, सवाल पढ़ो, कह रहा है 2 पार्टिकल हैविंग द मास m एंड m, है ना। तो 2 पार्टिकल है, हमें नहीं पता कौन बड़े पाथ में घूम रहा है कौन छोटे पाथ में घूम रहा है, वो तो चलो बात की बात है। ठीक, हमें क्या पता, बस तो हम एक डायग्राम बनाएंगे आपको समझाने के लिए। ये देखिए बच्चों, ठीक, ये देखिए, ये इसका रेडियस है मान लो कैपिटल R, और ये मास है कैपिटल M, ये इसमें इस तरीके से घूम रहा है। ठीक है बच्चों, इसका भी टाइम पीरियड कितना है कैपिटल T, यानी कैपिटल T टाइम सेकंड, कैपिटल T सेकंड में एक चक्कर लगा लेता है अपना। ठीक, और ये देखिए इसका रेडियस है बच्चों स्मॉल r, और इसका पार्टिकल का मास है स्मॉल m, ये भी एक चक्कर लगा लेता है कितने टाइम में, T टाइम में, T सेकंड में। दोनों का टाइम पीरियड सेम है, मैं नहीं कह रहा हूं भाई, क्वेश्चन में कह रहा है ना। ठीक, अब बताओ बच्चों, कुछ नहीं करना, कितना आसान सवाल है। उसने कहा कि इफ देयर टाइम पीरियड्स आर सेम देन रेशियो ऑफ देयर एंगुलर वेलोसिटी। अब अगर इसकी एंगुलर वेलोसिटी बच्चों क्या है, ओमेगा 1 है, ठीक, या ओमेगा कैपिटल M है, तो बताओ ओमेगा कैपिटल 1 कितना हो जाएगा, 2 पाई बाय टी। ठीक, और दूसरा वाला जो आपका पार्टिकल है स्टूडेंट्स, इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी, ओमेगा स्मॉल m,
ये भी 2π/t हो जाएगी क्योंकि दोनों का टाइम पीरियड सेम है। अब बताओ कितना आसान सवाल है, कुछ नहीं करना है। ये फर्स्ट इक्वेशन बनी, ये सेकंड इक्वेशन बनी, दोनों का रेशियो लेना है ना, इसका एंगुलर वेलोसिटी का रेशियो उसके साथ। मैं देखो सीधी सी बात है, चलो हाँ ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी का रेशियो लो, तो क्या करोगे बताओ, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दोगे, खत्म। फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड, तो क्या हो जाएगा, ओमेगा एम कैपिटल एम बाय ओमेगा स्मॉल एम इज इक्वल्स टू, ओमेगा कैपिटल एम कितना है 2π/t, ओमेगा स्मॉल एम कितना है 2π/t, ये कट जाएगा, कितना आएगा 1/1, करेक्ट। तो यहां से आ गया कितना, बस 1/1 का मतलब 1, 1/1 का मतलब 1। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ नहीं इस सवाल में, ले लीजिए बच्चों इसका स्क्रीनशॉट। अगला सवाल देखिए बच्चों, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर, है ना, द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल मूविंग in a circle of 2 meter varies with time time t as v is equals to बच्चों t स्क्वायर। v यहाँ जो स्पीड ओवर टाइम का फंक्शन है, v is equals to t स्क्वायर, where t is in seconds, टाइम स्टूडेंट्स आपको सेकंड में दिया हुआ है, ठीक, एंड v इज इन, एंड v जो स्पीड है इज इन मीटर पर सेकेंड, is in meter per second. The net acceleration at t is equals to 2 is, ठीक। अब आपको नेट एक्सलेशन निकालना है बच्चों, टाइम t is equals to 2 सेकेंड पे, ठीक है ना, ओके। सो नाउ अब देखिए क्या चल रहा है यहाँ पर, ऑप्शंस भी दिए हुए हैं इस बार। ऑप्शन ए इज √40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। ऑप्शन बी इज √60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन सी इज √80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड ऑप्शन डी इज, एक बात बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो पार्टिकल जो है, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, ये इस तरीके से एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, और इस बार जो इसकी वेलोसिटी बच्चों वो वेरी कर रही है टाइम के साथ। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया है, ठीक, आप चेक कर लीजिए। इसकी जो वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है, वेलोसिटी का मतलब स्पीड जो है इसकी, है ना, वो टाइम का फंक्शन है। टाइम की वैल्यू 1 रखोगे v1 आएगा, टाइम की वैल्यू 2 रखोगे 2 का स्क्वायर 4 आएगा, टाइम की वैल्यू 3 रखोगे 3 का स्क्वायर 9 आएगा। यानी कि समय के साथ साथ चेंज हो रही है, यानी कि कौन सा मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। स्पीड अप वाला केस है, आप चेक कर लीजिए, स्पीड अप वाला केस है, आप चेक कर लो, अगर आपको भरोसा नहीं चेक कर लो। टाइम की वैल्यू 1 रखोगे v1 आएगा, टाइम की वैल्यू 2 रखोगे 2 का स्क्वायर 4 आएगा, तो स्पीड 1 से बढ़ के 4 हो गई। फिर टाइम 3 रखोगे, है ना, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, स्पीड फिर 4 से बढ़ के 9 हो गई, तो स्पीड बढ़ रही है इसकी, है ना। तो कहने का मतलब है कि जिधर ओमेगा आएगा, मान लो ऐसे घूम रहा है, ठीक, तो जिधर ओमेगा आएगा आपका, उधर ही आपका अल्फा भी आएगा यहाँ पर, ठीक। और सुनिए, ये पार्टिकल है, अब स्पीड अप हो रहा है, तो इधर अगर v है तो टेंजेंशियल एस्केलेशन भी इधर ही आएगा, और एक सेंटीमीटर एस्केलेशन तो आएगा ही आएगा। अब खास बात जरा ध्यान समझो, यहाँ अल्फा भी प्रेजेंट होगा, आपको पता है, ठीक, अल्फा भी प्रेजेंट होगा स्टूडेंट्स, ठीक, अल्फा भी प्रेजेंट होगा यहाँ पर, ठीक। और यहाँ पर आपका सेंटीमीटर एस्केलेशन भी प्रेजेंट है, एंगुलर एस्केलेशन भी प्रेजेंट है, और टेंजेंशियल एस्केलेशन प्रेजेंट है। लेकिन आप देखो जरा ध्यान से, अगर थोड़ा दिमाग लगाओ, तो अल्फा की जो बच्चों यूनिट होती है ना,
अल्फा की जो यूनिट होती है वो क्या होती है आपकी, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। और एसी और एटी की जो यूनिट्स होती इन दोनों की, ये होती मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप ऑप्शन में जाके देखिए, उसने मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोला है, मतलब समझो जरा, ये जो पार्टिकल है ना, अगर आप ध्यान से भैया क्वेश्चन ध्यान से अगर पढ़ लोगे, उसने बोला था नेट एस्केलेशन किसका, पार्टिकल का। तो भाई पार्टिकल तो नेट एस्केलेशन एक प्लेन में फील कर रहा होगा ना, वो रिजल्टेंट किसका होगा, एसी और एटी का। तो अल्फा के बारे में मत सोचो आप। ऑप्शन में रेडियन पर सेकंड स्क्वायर दिया भी नहीं भाई, अगर उसको अल्फा पूछना होता ना तो एंगुलर एस्केलेशन का नाम ले लेता, नहीं लिया उसने। उसने बोला नेट एस्केलेशन बता दो, यानी कि अगर एसी और एटी दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं तो दोनों का रिजल्टेंट बता दो, या एसी ही एसी एग्जिट कर रहा है तो बस एसी बता दो, एटी अगर नहीं। लेकिन हमने देखा तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, स्पीड अप का केस है, तो एसी भी आएगा एटी भी आएगा, ठीक। तो अब आप समझदार हो बच्चों कि इनका रिजल्टेंट कहीं यहां कैसे आएगा, ए नेट। और ए नेट मैंने आपको पढ़ाया था कैसे निकालते थे, है ना, क्योंकि एटी और एसी के बीच में एंगल कितना है, 90 है, चेक कर लीजिए, ठीक। तो यहां से कितना आ जाएगा, रूट ओवर एसी का स्क्वायर और प्लस टेंजेंशियल एक्सलेशन का स्क्वायर, ठीक। अब सवाल ये है बच्चों कि आप एटी कैसे निकालोगे और एसी कैसे निकालोगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखते हैं, और कौन से टाइम पे पूछा है, टाइम टी बराबर 2 पे पूछा है, ठीक। सो एटी का फॉर्मूला क्या होता था, टेंजेंशियल एक्सलेशन का याद करिए, ये होता था आपका आर इंटू अल्फा, और दूसरा फॉर्मूला होता था आपका डी वी बाय डी टी, है ना। तो हम निकालेंगे इसको डीवी बाई डी टी से, वी की इक्वेशन दी कितनी, टी स्क्वायर, सो डी बाय डी टी, और v टाइम पे डिपेंड कर रहा है तो यहाँ मॉड ऑफ v यानी कि टी स्क्वायर रखेंगे, और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे कितना आ जाएगा, 2t। तो ये आपका टेंजेंशियल एस्केलेशन है, बट वी वांट टू फाइंड टेंजेंशियल एस्केलेशन एट टाइम t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। टाइम t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे टेंजेंशियल एस्केलेशन कितना है, क्योंकि अगले ही टाइम वो चेंज हो जाएगा, स्पीड अप वाला केस है, तो टेंजेंशियल एस्केलेशन हर एक पल चेंज होगा, ठीक। तो टाइम t बराबर 2 सेकंड के लिए टेंजेंशियल एस्केलेशन कितना आएगा, ये टेंजेंशियल एस्केलेशन जो आपने निकाला 2t आया है, तो इसमें 2 इंटू और टाइम की जगह कितना पुट कर दोगे, 2, सो 2 2 जा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आ गया आपका क्या, टेंजेंशियल एस्केलेशन, ओके स्टूडेंट्स, करेक्ट। सो अब हम एसी निकाल लेते हैं, तो एसी कैसे आप निकालोगे बच्चों, सेंटीमीटर एस्केलेशन निकालने के क्या फॉर्मूले थे आपके, वी स्क्वायर बाय आर था, और दूसरा था आपका आर ओमेगा स्क्वायर। आप इसको दोनों तरीके से यहां से निकाल सकते हो। क्या रेडियस दिया हुआ है बच्चों आपको, सर्कल ऑफ 2 मीटर रेडियस, है ना, यस। तो यही आपका क्या है, रेडियस दिया हुआ है, ठीक। तो आर आपको पता है, वी आपको पता चल जाएगा आराम से। यहां देखिए v का इक्वेशन बच्चों कितना दिया हुआ है, 2t स्क्वायर, लेकिन मुझे v कब चाहिए, मुझे v चाहिए कब, t बराबर 2 पे, क्योंकि सब कुछ t बराबर 2 सेकंड पे पूछ रहा है ना। सो v एट t बराबर 2 सेकंड के लिए आप क्या निकालोगे, 2 इंटू टी की जगह आप 2 रख दोगे, सो 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 टू द 4 4 टू द 8 8 मीटर पर सेकेंड। बस यहां से हम क्या निकाल लेंगे बच्चों, AC इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर, वी की जगह कितना रखोगे, चेक कर लो कहां गया भाई वी, 8, सो ऊपर रखेंगे 8 का स्क्वायर अपॉन में रेडियस कितना है 2, ठीक। तो 8 का स्क्वायर 64/2, ठीक। तो 2 1 जा 232, है ना। तो AC कितना आ गया आपका, यहाँ पर AC आ गया आपके पास 32। शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या, ओ आई एम वेरी सॉरी, v की इक्वेशन गलत रख दी, 2t स्क्वायर थोड़ी ना भाई, t का स्क्वायर है। सर्कल का रेडियस दिया हुआ है, ये सर्कल का रेडियस दिया हुआ है, मैं लिखना भूल गया हूँ, क्वेश्चन में लिखा भी हुआ है बल्कि मैंने मेंशन नहीं किया है ना, रेडियस दिया हुआ है, मैं लिखना भूल गया हूँ, क्वेश्चन में दिया भी भाई उसने, ऑफ रेडियस बोला है उसने, ठीक है। ओके, नाउ v एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड निकाल लीजिए, 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, दैट इज व्हाट 4 मीटर पर सेकेंड। सो v की जगह कितना रखोगे आप, 4 4 का स्क्वायर अपॉन में रेडियस कितना है 2, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 2, 2 1 जा 2 8 8 जा, सो 8
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर से बता रहा हूं, अल्फा के बारे में मत सोचो, यूनिट्स देख लो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है ना। तो अब ए नेट निकाल लो। ए नेट कैसे आ जाएगा आपका, रूट ओवर ए सी का स्क्वायर, ए सी कितना है तुम्हारा 8, 8 का स्क्वायर प्लस 80। टेंजेंशियल एस्केलेशन कितना आया था तुम्हारा, चेक कर लो। टेंजेंशियल एस्केलेशन कितना आया था 4, ठीक। सो 4 का स्क्वायर, ठीक है। और यहां से आ जाएगा कितना भाई, 8 8 64 और 4 चौक 16, कितना आ गया रूट ओवर 80, करेक्ट। क्या, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये लो समझ गए होगे, ठीक। सो रूट ओवर 80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका आंसर आ गया। अगर तुम्हें एसी निकालने के लिए आर ओमेगा स्क्वायर लगाना पसंद है तो आपको पहले ओमेगा निकालना पड़ेगा, ठीक। आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, ओमेगा निकालना पड़ेगा। और ओमेगा कैसे निकालोगे तुम, निकाल पाओगे ओमेगा, नहीं निकाल पाओगे ओमेगा। ओमेगा कहां से निकाल लोगे, ओमेगा कहां से निकाल लोगे, क्योंकि ओमेगा तो कैसे आता था, डी थीटा बाई डी टी से। थीटा की इक्वेशन थोड़ी ना दी हुई है ना, वी की इक्वेशन दी हुई है। तो ओमेगा तो तुम निकाल नहीं पा रहे थे, तो तुमने क्या लगाया, वी स्क्वायर अपॉन आर, एसी निकालने के लिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कह रहा पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 2.0 centimeter at a speed given by at a speed given by v is equals to 40, where v is in centimeter per second and t is in seconds. A, option A, find the tangential acceleration find the tangential acceleration at t is equals to 1 second, है ना। And part B is find the total escalation, find the total escalation, total मतलब net escalation है ना, at time t बराबर 1 second, ठीक है। तो ये बच्चों आपका क्वेश्चन है यहां से, ठीक। नाउ अब फिर से वही सारी कहानियां है, v की इक्वेशन दी हुई है, ठीक। तो ये देखिए कोई सर्कल है, v की इक्वेशन दी, v बराबर 40, तो ये कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, स्पीड अप का केस है, क्योंकि टाइम t1 रखोगे तो 4 आएगा, टाइम t2 रखोगे तो स्पीड 8 आएगी, टाइम 3 रखोगे तो स्पीड 12 आएगी, तो स्पीड तो इंक्रीज कर रही है, स्पीड अप का केस है, ठीक। अब उसने टेंजेंशियल एस्केलेशन पूछ लिया आपसे, ठीक है स्टूडेंट्स, और टेंजेंशियल एस्केलेशन उसने आपसे पूछ लिया है, और क्या पूछा है, टोटल एस्केलेशन आपसे यहाँ पूछा हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। सो एक काम करते हैं, समझो जरा, रेडियस सेंटीमीटर में दिया है ना, ठीक है, और वेलोसिटी सेंटीमीटर पर सेकंड में दी हुई है, सही है। तो जो यूनिट आएगी ना आपकी, किसकी, जो यूनिट आएगी बच्चों टेंजेंशियल एस्केलेशन की, वो आएगी सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में दे देना उसको, वेलोसिटी सेंटीमीटर पर सेकंड में ना, और सेंटीमीटर एस्केलेशन की यूनिट भी सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में आ जाएगी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कन्वर्ट करोगे तो पागल हो जाओगे भाई, बहुत भयंकर इसमें कन्वर्जन हो जाएगा, क्योंकि उसने बोल दिया ना कि स्पीड क्या है, सेंटीमीटर पर सेकंड, तो भाई तुम समझ जाओ ना कि एस्केलेशन सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में रिपोर्ट करना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब देखिए, तो यहां से बच्चों सबसे पहले आप यदि निकालना चाहें तो टेंजेंशियल एस्केलेशन अगर आप निकालोगे, ठीक, अगर आप टेंजेंशियल एस्केलेशन निकालोगे, सो एटी इज गिवन बाय, क्या हो जाएगा बच्चों, इसके दो फॉर्मूले थे, आर इंटू अल्फा और दूसरा क्या था आपका डी बाई डी टी ऑफ वी, है ना, यानी कि डीवी बाई डी टी।
अब लगेगा कौन सा, अल्फा तो दिया नहीं, एंगुलर एक्सेलरेशन तो दिया नहीं है, तो कैसे निकालोगे, इज इक्वल्स टू डी बाय डी टी ऑफ, और v की जगह हम क्या रखेंगे, v की इक्वेशन दैट इज 4t। ठीक, अब बताइए 4 बाहर आ जाएगा और t का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में कितना होता है, 1 होता है, तो आंसर आ गया 4 क्या, वेलोसिटी को आप लेके चल रहे थे किसमें, सेंटीमीटर पर सेकंड में, तो एस्केलेशन आएगा सेंटीमीटर, क्योंकि भाई ऊपर वेलोसिटी की यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड और नीचे सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड बाय सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, और अगर आपको टोटल एस्केलेशन निकालना है तो बच्चों आपको पता है कि यहाँ टेंजेंशियल तो चलो रहा ही होगा, क्योंकि स्पीड के मैग्नीट्यूड में चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड पे कंट्रोल कौन करता है, 80 ऐसे समझ लो, और सेंटीमीटर एस्केलेशन डायरेक्शन चेंज करता है, ऐसे समझ लो। ठीक, तो सेंटीमीटर एस्केलेशन कैसे निकालेंगे, तो v स्क्वायर बाय आर और आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक, सो v स्क्वायर अपॉन आर लगा दूंगा मैं यहाँ पे, लेकिन इसके लिए मुझे v चाहिए होगा कितने टाइम पे, t बराबर 1 सेकेंड पे, सो v एट टाइम t बराबर 1 सेकेंड कैसे निकालोगे, v की इक्वेशन क्या है, 4 इंटू टी है ना, 4 इंटू टी, टी की वैल्यू 1, 4 ये भी 4 आ गया इत्तेफाक से, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड है ना। सो यहां पे रख दीजिए बच्चों, v की जगह 4, तो 4 इंटू 4 अपॉन में r, r कितना देके रखा आपको, सेंटीमीटर में ही रखिएगा है ना, 2 1 जा 2 2 जा, सो 4 2 जा 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों, ऊपर यूनिट कितनी थी सेंटीमीटर पर सेकेंड है ना, तो इस तरीके से आपका आंसर आएगा। दोनों हमने रिपोर्ट कर दिया। अच्छा हाँ, इन्होंने पार्ट 2 में बच्चों टोटल एस्केलेशन पूछा था ना हमसे, ठीक है ना, टोटल पूछा था, सो पार्ट 2 के लिए हम ए टोटल निकालेंगे फाइनली, ए टोटल का मतलब नेट एस्केलेशन का मैग्नीट्यूड, तो क्या आ जाएगा, एसी का स्क्वायर प्लस एटी का स्क्वायर है ना, तो यहां से आएगा स्टूडेंट्स, एसी कितना आ रहा है आपका 8, सो 8 का स्क्वायर और प्लस एटी कितना आ रहा है 4, 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट ओवर 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस कितना आ जाएगा 80, वैसा ही कुछ आंसर आ गया सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये लीजिए। ठीक, ये आ गया आपका नेट एक्सेलरेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया आपका नेट एक्सेलरेशन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कहता है बच्चों, इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर escalation is given by 15 meter per second square, okay, represents the total acceleration, represents the total acceleration of a particle moving in clockwise, moving in clockwise direction in a circle of radius, इन अ सर्कल ऑफ आर का मतलब रेडियस समझ जाना है ना, 2.5 मीटर at a given instant of time, the speed of the particle is the speed of the particle is option A 4.5 meter per second, option B 5.0 meter per second, option C 5.7 meter per second, and option D is
6.2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको एक ना डायग्राम दिया हुआ है, थोड़ा ध्यान देंगे। ठीक ये इस तरीके से, ये डायग्राम को देख के आपको सवाल हैंडल करना है। ये सेंटर है बच्चों ओके, और टॉप व्यू आपको दिखाया जा रहा है। ठीक ये इसका ऐसे रेडियस इन्होंने दिखा दिया आर, और इसके बाद स्टूडेंट्स आपको कुछ इस तरीके से दिखाया गया और ऐसे। ठीक, थोड़ा डायग्राम को बच्चों देखिएगा, टॉप व्यू है और ऐसे एरो लगा हुआ है, समझ गए ना, क्लॉकवाइज रोटेशन है पार्टिकल का। और ये जो नेट एस्केलेशन है बच्चों, ध्यान दो जरा, नेट एस्केलेशन की डायरेक्शन इन्होंने इस तरीके से दिखाई, ए लिख के इसको छोड़ दिया, वेक्टर ए, और बस ए लिख के छोड़ दिया है, डायरेक्शन तो आपको दिखाई पड़ रही है ना। जरा समझिएगा स्टूडेंट्स ध्यान से भाई, और यहां पर इन्होंने एंगल आपको कितना दे दिया है, एंगल आपको दे दिया कितना, 30 डिग्री, सही है, एंगल कितना दे दिया इसको आपको, 30 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप जरा समझिए यहां पर आपको क्या लग रहा है जब आप टॉप व्यू से इसको देख रहे हो। ठीक, क्लॉकवाइज ऐसे घूम रहा है, ये इसका रेडियस है, इन्फॉर्मेशन क्या क्या देके रखा है, रेडियस 2.5 है, चलो बस इतना ही इन्फॉर्मेशन है। अच्छा एक चीज और, उसने बोला इन द गिवन फिगर ए इज इक्वल्स टू द टोटल। अच्छा बहुत बढ़िया, ये जो ए है बच्चों यही नेट एस्केलेशन है, यही क्या है, नेट एस्केलेशन है बच्चों आपका, कितना है, 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो जरा इसकी एनालिसिस करिए और मुझे ये बताइए, इन्होंने अच्छा पूछा क्या है, कह रहा है स्पीड ऑफ द पार्टिकल पूछा है ना। ठीक है, स्पीड ऑफ द पार्टिकल मतलब इस टाइम पार्टिकल की स्पीड क्या होगी, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, हाँ इस टाइम इसकी स्पीड क्या होगी, है ना, बात समझो, इस पॉइंट पे इसका v कितना होगा, ये सवाल है। अच्छा अब मुझे आप थोड़ा सा ये बताइए जरा, ये देखकर आप मुझे ये बताओ, डायग्राम देखते हैं आप क्या समझते हो, क्या पढ़े हो आप, ये कौन सा केस है, मुझे जरा बताइए, ये यूसीएम का केस है या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस है, क्या सोचते हो आप, बताओ कौन सा केस है ये, बताइए क्या सोचते हो आप। भाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता था, नेट एस्केलेशन कौन होता था, सेंटीमीटर एस्केलेशन, यूसीएम कैसे हो जाएगा बताइए, अच्छा कैसे यूसीएम हो जा रहा है, हाँ यूसीएम कैसे हो जा रहा है भाई, यूसीएम में क्या होता था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एस्केलेशन होता ही नहीं था, और नेट एस्केलेशन ही सेंटीमीटर एस्केलेशन होता था, याद है, यूसीएम में नेट एस्केलेशन ही आपका सेंटीमीटर एस्केलेशन होता था, क्योंकि टेंजेंशियल तो होता ही नहीं था इसमें। ये यूसीएम का था। ठीक, तो नेट एस्केलेशन हमेशा सेंटर की तरफ आता था, और जो कि खुद ही क्या होता था, सेंटीमीटर एस्केलेशन होता था। यहां पर उसने क्वेश्चन में बोल दिया डायग्राम बना के कि नेट एस्केलेशन ऐसा आ रहा है, क्या ये तुम्हें सेंटर की तरफ दिखाई पड़ रहा है, बताओ क्या ये नेट एस्केलेशन तुम्हें सेंटर की तरफ दिखाई पड़ रहा है, नहीं, तो ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस है। थोड़ा याद दिला दूं मैं आपको, यहां पे देखिए, हर क्वेश्चन में बेसिक लग रहा है वही सारा। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता था बताओ, एटीबी होता था, टेंजेंशियल एस्केलेशन, सेंटर की तरफ एसी भी होता था, और इसका नेट कहां आता था, ये होता था इसका नेट। ठीक, ये नेट एस्केलेशन होता था इसका। ठीक, अब बताओ, तो अब बताओ ये तुमको ए नेट, भाई उसने बोल दिया ना कि ए क्या आपका नेट एस्केलेशन है, तो बताओ ये ऐसे करके दिया है तो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है कि नहीं बना रहा है, बताओ। हाँ, यानी कि नेट दे के रख दिया है, और क्या क्या छुपा दिया उसने, एसी छुपा दिया, एटी छुपा दिया, क्या दिक्कत है बताइए, तो अगर छुपा दिया तो तुम बना लो। हाँ भाई, सेंटर की तरफ आएगा यही एसी होगा, और इधर आएगा यही एटी होगा, बताओ। अब जरा मुझे बताओ कि ये जो वेक्टर दिया है ए, इसका मैग्नीट्यूड है, तो भैया एसी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एसी क्या होगा, इसका कंपोनेंट नहीं होगा, इसको रिजॉल्व कर लो ना, नहीं समझे,
इस ए को इधर रिजॉल्व करोगे थीटा की तरफ तो क्या आएगा, ए कॉस थीटा, यही एसी है और यही एटी है, और एटी क्या आ जाएगा, ए कॉस थीटा पे परपेंडिकुलर, यानी कि इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना आ जाएगा, ए साइन 30। ये किसको नहीं आया रिजॉल्व करना बताओ। ए को मैंने रिजॉल्व कर लिया दो डायरेक्शन में, इधर और उधर, इधर वाला ए कॉस 30, उधर वाला ए साइन 30, लेकिन स्टडी करके क्या पता चला कि ये तो नेट एस्केलेशन है, तो ये नेट किसका किसका होगा, टेंजेंशियल का और सेंटीपिटल का, यानी कि यही सेंटीपिटल है और यही टेंजेंशियल है। आया कि नहीं आया बताइए, आया, ठीक। तो इस तरीके से बस, अब पूछा गया उसने आपको, उसने कहा भैया पार्टिकल की स्पीड बता दो, यानी कि ये वाले पॉइंट पे उसकी स्पीड कितनी है, अगर ये ऐसे घूम रहा है तो ये वाले पॉइंट पे एट दिस इंस्टेंट उसकी स्पीड कितनी है। तो स्पीड के लिए कौन जिम्मेदार, स्पीड के लिए कौन जिम्मेदार, डायरेक्शन के लिए एसी जिम्मेदार होता है, स्पीड के लिए अच्छा ठीक है, स्पीड का जो मैग्नीट्यूड उसकी जो वैल्यू होता है एटी चेंज करता है, चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं। एक काम करते हैं, अगर तुम्हें वी चाहिए तो वी का रिलेशन एटी के साथ है क्या, वी का रिलेशन एटी के साथ है क्या, चेक करो। एटी क्या होता है बताओ, एटी या तो आर अल्फा होता है या तो डीवी बाय डी होता है, ठीक। ओके, अब कोई बच्चे बोलेंगे कि सर v को निकाल लो, सर 80 दिया हुआ है, चलो तुम्हारी बात मान गए, ठीक है ना, तुम्हारी बात मान गए, लेकिन भाई कैसे कोई कोई मतलब इंटीग्रेट करके निकालोगे, या तो तुम समझो जरा 80 बराबर ये इधर आएगा क्रॉस कराएगा ये इधर, है ना, तो 80 तुमको दिया हुआ एक तरीके से कितना, a साइन 30, करेक्ट। तो प्रॉब्लम पता है क्या है, प्रॉब्लम ये 80 की वैल्यू भी अगर तुम रख दोगे ना a साइन 30 dt बराबर dv, क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं सर इंटीग्रेट करके निकाल लो, है ना, भाई सही कह रहे हो तुम इंटीग्रेट करके निकाल लो, है ना, स्पीड को इंटीग्रेट करके निकाल लो, लेकिन भैया एक तो टाइम की लिमिट नहीं पता है, तुम्हें एट द इंस्टेंट पूछ रहा है, एक तो टाइम की लिमिट नहीं रख पाओगे, दूसरा पता है क्या, ए टाइम का फंक्शन नहीं है, ए टाइम का फंक्शन नहीं दिया हुआ है, ए को तो ए दिया हुआ है, क्या कर लोगे बताओ, इंटीग्रेट कैसे करोगे, ए की वैल्यू टाइम के टर्म्स में कैसे रखोगे, तो ये अप्रोच तो फेल हो गई कि एटी बराबर डीवी बाई डी करके चलो हम वी निकाल लें, फेल हो गया। तो भैया ये मेरे किसी काम का है नहीं, एटी छोड़ दो, क्या एसी मेरे काम का है, हाँ हाँ एसी मेरे काम का है भैया, चेक करो वी स्क्वायर अपॉन आर होता था। अब बताओ आर तुम्हें दिया हुआ है सवाल में, न्यूमेरिकल वैल्यू आर की कितनी 2.5 मीटर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मजा आ गया है तो, ठीक। तो यहां से एसी, एसी की जगह एसी की वैल्यू तुम निकाल लो, चलो कहीं पे निकाल लो एसी की वैल्यू यहाँ पर, ठीक। एसी बराबर कितना आ जाएगा बताओ, ए, अच्छा अच्छा हाँ एक चीज और सुनो, ए कांस्टेंट है यार, ए कांस्टेंट है, ए की वैल्यू तुम 15 रख सकते थे पता है, पर क्या फंसेगा लफड़ा, लफड़ा फंसेगा, आ, बहुत लफड़ा फंसेगा, टाइम के लिमिट्स नहीं देके रखे ना, बड़ी समस्या है समझो जरा, भाई तुम यहाँ कुछ ना कुछ तो लिमिट लगाओगे ना, तब तो आंसर आएगा। लिमिट का कोई वही नहीं है कि मतलब कौन से टाइम से कौन से टाइम पे, भैया उसने पूछ लिया एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, तुरंत बताओ एट द गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, तो टाइम कहां से कहां वेरी करेगा, मौका ही नहीं मिलेगा आपको लिमिट रखने का, तो आंसर कहां से आएगा, मुश्किल है, ठीक मुश्किल है ना, मुश्किल है ये तो इसलिए ये वाली अप्रोच से मैं नहीं जा रहा हूं। और वैसे भी एक बात बताऊं, ये वाली अप्रोच से तुम तब जाओगे जब एक इसका फंक्शन दिया होगा टाइम का, तो ये अप्रोच में लगाने वाला था, फेल हो गया, नहीं हो पा रहा है भाई। तो यहां से अगर आप करोगे ए सी बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर, यदि आप करोगे बच्चों तो मेरे ख्याल से आपकी बात बनेगी, और एसी तुम निकाल सकते हो यहाँ पे, एसी कितना बच्चों, ए कॉस 30, ठीक, और ए कितना दिया बच्चों 15, चेक कर लो भाई ए का मैग्नीट्यूड कितना है 15, तो 15 इंटू कॉस 30 कितना होता है, कॉस 30 उतना है जितना इनडेफिनेट से, इनडेफिनेट से कैसे निकाल लोगे, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से नहीं निकाल पाओगे यार, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता था, दिखा दूं मैं आपको, ज्यादा समस्या है तो, ये देखो a साइन 30 है ना, और dt बराबर इंटीग्रेशन ऑफ dv, ठीक, चलो देख लो, ठीक, dv है ना, अगर तुम इसको करोगे, चलो तुमने कहा सर a की वैल्यू 15 डाल दो, मैंने कहा भैया ठीक है, साइन 30 1/2 तुमने करवाया, ठीक, और dt तुमने लगवाया, और dv तुमने, हमने कहा ठीक है भाई बहुत बढ़िया, 15/2 बाहर आ जाएगा, ठीक, और फिर तुमने कहा सर dt कर लो, मैंने कहा ठीक है ना, फिर तुमने कहा कि इसको ऐसे कर दो, ठीक। अब सुनो खास बात भाई, इधर इंटीग्रेट जब करोगे खास बात समझो, तो एक कांस्टेंट आएगा, इंडेफिनेट है ना, डेफिनेट तो है नहीं है,
लिमिट ही नहीं मिल रही यार टाइम की। तो इनडेफिनेट इंटीग्रल में dt का इंटीग्रेशन t हो गया भाई, c भी तो आएगा, मान लो इस कांस्टेंट का नाम है इधर वाले का c1। अब बताओ, और उधर देखो जरा, dv का इंटीग्रेशन चलो v हो गया, बहुत बढ़िया, ठीक। और इधर भी तो भाई कोई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा ना इसके साथ, डेफिनेट है ना, डेफिनेट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट आते हैं ना, याद है। तो देखो अप्रोच तुम्हारी सही है, ठीक। अगर तुम चाहते तो v यहां से निकाल लेते, लफड़ा है भाई, c1 c2 कौन निकाल के लेके आएगा, जब तक c1 एंड c2 तुम्हें नहीं पता चलेंगे इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तब तक तुम v नहीं निकाल पाओगे, चेक कर लो ना, है ना। ओके, एट द सेम इंस्टेंट के लिए आप टाइम क्या रखोगे, चलो टाइम टाइम जीरो भी मान लो रख दोगे, मैंने तुम्हें कहा टाइम चलो मान लो जीरो भी रख दोगे, ठीक है ना, कि उस इंस्टेंट पे टाइम तो कुछ होगा ही नहीं, तो टाइम अगर जीरो भी रख दोगे कोई बात बनेगी, समझ गए ना। सबसे बड़ा लोचा तो यही कर देगा तुम्हारा, c1 और c2 कौन लेके आएगा, इसके लिए तो कोई बाउंड्री कंडीशन देके नहीं रखी, c1 c2 निकाल नहीं पाओगे, लफड़ा हो जाएगा, तो फंस जाओगे चक्कर में, समझे। तो ये चीज है, इसलिए लगाने तो चला था पर लग नहीं पाया, है ना अप्रोच, तो कोई बात नहीं, यहां से लगा दो, AC बराबर, है ना, ए की जगह 15 और cos 30 कितना होता है, √3/2, सही है। तो यहां से आ जाएगा 15 √3/2, ओके। नाउ अब रख दो भाई, यहां पर आ जाएगा आंसर, v चाहिए था तुम्हें, तो यहां से v का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, AC इंटू r, सही है। तो AC बराबर कितना, जो जो समझ में आया करे ना, लगा के देखा करो कौन कौन सा फॉर्मूला वैलिड हो रहा है, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा क्या कहानी चल रही है, कहाँ समस्या आ रही है। AC कितना है, 15 √3/2, और रेडियस कितना है तुम्हारा 2.5 है, सही है भैया। इसको सॉल्व कर लो, स्क्वायर रूट पे स्क्वायर रूट ले लो, है ना, ये आएगा कितना 7.5, ठीक। यहां से आएगा 7.5 इंटू √3 हो गया 1.732, और इंटू में 2.5, इधर v का स्क्वायर, सॉल्व करो यार इसको, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें डिफिकल्ट होगा। 7.5 इंटू 1.732 इंटू 2.5, है ना, कितना आ गया 32.47, सही है। इसका स्क्वायर रूट ले लो, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, सही है। स्क्वायर रूट लेने का यार कोई ऑप्शन नहीं दिया है मेरे में लेते हैं इसका स्क्वायर रूट, देखते हैं क्या आ रहा है। 32 पॉइंट कितना है 47, 5.69 आ रहा है, कितना आ रहा है 5.69, है ना, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 5.7 मीटर पर सेकेंड, ओके, इस तरीके से। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, है ना, ये आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ोगे, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। अब ये कोई नई चीज नहीं भैया, बस ऐसे ही फैशनेबल नाम है, ज्यादा टेंशन मत लो। ये देखो, मान लो कोई सर्कुलर मोशन हो रहा है, ठीक, ये तुम्हारी y एक्सेस है इस प्लेन में, और ये तुम्हारी x एक्सेस है। अब बताओ कोई पार्टिकल अगर यहाँ है ना, और अगर मैंने तुमको दो इंफॉर्मेशन दे दी है, ठीक है, क्या क्या, मतलब ये प्लेन है, अभी सर्कल भी नहीं है, छोड़ो ये प्लेन है, ठीक। अगर मैंने तुम्हें दो इंफॉर्मेशन दे दी बच्चों, एक तो तुम्हें मैंने r दे दिया, दूसरा मैंने तुम्हें थीटा दे दिया है किसी टाइम पे, तो पार्टिकल की पोजीशन पहचान जाओगे तुम आराम से। भाई मान लो मैंने बोला कि रेडियस कितना है 2 मीटर, है ना, और तुमने एंगल पूछा, मैंने कहा 30 डिग्री, तो तुम क्या करोगे बताओ, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से 2 मीटर का डिस्टेंस लोगे, ठीक, और 30 डिग्री पे जाओगे, ये ऐसे, समझ गए होगे, ये डिस्टेंस कितना लिया तुमने ओरिजिन से 2 मीटर, और एंगल कितना घुमाया 30 डिग्री, लो पहुंच गए यहाँ, तो पार्टिकल यहां मिलेगा तुम्हें, ठीक। और पूरी कहानी बनाओगे तो पूरी कहानी तुम्हें पता है, सर्कल बनेगा, और क्या, मतलब सर्कल बनेगा का मतलब है सर्कुलर मोशन हो रहा होगा, समझ गए होगे यार, ये सही बैठेगा नहीं, है ना। समझ रहे हो, ये सर्कुलर मोशन करने के लिए कर रहा होगा बेचारा, लेकिन किसी ने तुम्हें पोलर कोऑर्डिनेट दे दिए, ये पोलर कोऑर्डिनेट्स कहलाएंगे तुम्हारे, ठीक। r कॉमा थीटा, तो रेडियस दे दिया, थीटा दे दिया, तो तुम पार्टिकल के पास नहीं पहुंच जाओगे आराम से, बताओ, ये 2 मीटर लेके ऑरिजिन से, और जितना एंगल बोलेगा उतना घूम जाना, तो पार्टिकल तुम्हें मिल जाएगा दिए गए टाइम पे,
ठीक, क्या दिक्कत है बताइए। अब इसी पे देखिए सवाल, देखिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा फॉर अ पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन फॉर अ पार्टिकल in a uniform circular motion, the acceleration A, the acceleration A at a point P, at a point P r comma theta on the circle of radius r, on the circle of radius r is here थीटा इज, ये ब्रैकेट में लिखा है भाई, ध्यान से चेक कर लेना, हेयर थीटा इज measured from the axis, measured from the x axis। ठीक, सुनो ध्यान से क्या कहते हैं। कह रहा फॉर अ पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब इसके देखो पोलर कोऑर्डिनेट देके रखे हुए, ठीक। सो ऑप्शन बड़े खतरनाक दिए हैं इसमें, दिखा देता हूं मैं आपको, ठीक। -v² बाय r, ठीक, cos थीटा आई कैप और प्लस v² बाय r sin थीटा जे कैप, ठीक है। ऑप्शन बी में आपको देके रखा है -v² बाय r, ठीक, sin थीटा आई कैप प्लस v² बाय r sin थीटा जे कैप, ठीक। ऑप्शन सी में आपको देके रखा है -v² बाय r cos थीटा आई कैप -v² बाय r sin थीटा जे कैप, ठीक। ऑप्शन डी में आपको देके रखा हुआ है क्या, v² बाय r आई कैप प्लस v² बाय r जे कैप, ठीक। ओके, नाउ अब थोड़ा सा ध्यान दें बच्चों, देखिए क्या कहता है आपसे। कह रहा है कि फॉर अ पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एस्केलेशन ए एट अ पॉइंट पी आर कॉमा थीटा ऑन द सर्कल ऑफ रेडियस आर इज। बहुत आसान सवाल है, कुछ नहीं करना है। देखो क्या करना है, डायग्राम पहले बनाओ तभी समझ में आएगा, ठीक। फिर तुम अपनी कोऑर्डिनेट एक्सेस बना लो, ये इस तरीके से, ये y हो गई, ये तुम्हारी x हो गई, ठीक। अब ध्यान से चेक करो, उसने तुम्हें पोलर कोऑर्डिनेट दे दिए, ये तुम्हारा सेंटर है, ठीक, समझ जाना भाई, सेंटर ही है, ठीक। अब उसने क्या बोला कि भैया पार्टिकल तुम्हें कहाँ मिला, पोजीशन पी पे, है ना। कौन से पॉइंट पे मिला तुम्हें, पी पे। मैंने कहा ठीक है भाई, ठीक, पी पे। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, उसने बोल दिया है कि यूसीएम है भाई। जब उसने बोल दिया यूसीएम है, तो आप मुझे ये बताओ कि इन यूसीएम बच्चों टेंजेंशियल एस्केलेशन तो होता ही नहीं है, ठीक, आपको पता है। और बच्चों जो नेट एस्केलेशन होगा वही तो सेंटीमीटर एस्केलेशन होगा सेंटर की तरफ, बस, ठीक। सो अब आपने अपना दिमाग लगा दिया, जब उसने अपना बोला कि भैया एस्केलेशन ए है ना, पॉइंट पी पे, और पॉइंट पी के पोलर कोऑर्डिनेट्स दिए मैं आपको आर कॉमा थीटा। जरा समझिएगा स्टूडेंट्स, पॉइंट पी के पोलर कोऑर्डिनेट आर कॉमा थीटा, कहने लगा सर इसका क्या मतलब है, तो इसका ये मतलब है, ब्रैकेट में पढ़ लो भैया, थीटा इज मेजर्ड फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो यही एक्स एक्सिस है तुम्हारी, एक्स एक्स डैश, सही है ना। और ये तुम्हारी वाई वाई डैश है। तो अभी मैंने क्या सिखाया था तुम्हें कि यहां से थीटा एंगल बना के तब तुम यहां आओगे रेडियस आर पे, तो तुम कहां मिलोगे, ये लो, सही है, खुद दिमाग लगा लेना भाई, तुम यहीं तो मिलोगे थीटा एंगल पे। कोई डाउट है बताओ। अब थोड़ा सा ध्यान से जरा चेक करिएगा बच्चों, अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, ये जो एस्केलेशन इस पॉइंट पे, ये अंदर की तरफ है ए,
मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा, मैंने कब कहा? ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है ए वेक्टर इधर है आपके सामने, चेक कर लो, कह रहा ना एस्केलेशन एट अ पॉइंट पी, है ना, और यूसीएम में मतलब सेंटर की तरफ होगा। भैया चेक कर लो, यही तो नेट एस्केलेशन है, और ये तुमको दिमाग लगाना पड़ेगा कि नेट एस्केलेशन का डायरेक्शन क्या होगा, सेंटर की तरफ। दिमाग लगाइए स्टूडेंट्स, यही सेंटीमीटर एस्केलेशन है आपका, टेंजेंशियल तो है ही नहीं है। तो ये डायग्राम तुमने, ये जो एरो लगाया है तुमने अपनी समझ से लगाया है, अपनी अपनी थ्योरी जो तुमने पढ़ी हुई है, ठीक। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए जरा, अब तुम्हें क्या बनाना है? तुम्हें बनाना है फॉर अ पार्टिकल ऑफ द एस्केलेशन एट अ पॉइंट। हाँ, तो एस्केलेशन की ही इक्वेशन मांगी उसने तुमसे, इस एस्केलेशन की ही वेक्टर इक्वेशन मांगी, इस एस्केलेशन की ही वेक्टर इक्वेशन मांगी है उसने तुमसे, ठीक। अब ऑप्शंस को देख के पता चल रहा है कि रेडियस आर है और स्पीड कितनी है, वी है। भाई ऑप्शन को देख के पता, हाँ ऑप्शन डी बता दिया इसने, ऑप्शन डी तो मेरे ख्याल से नहीं है, ऑप्शन डी नहीं है। यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी है, वी है, मैं लिख देता हूं, स्पीड वी है। कैसे पता चला? ऑप्शंस को देख के पता चला। अब सुनिएगा ध्यान से, भाई एक बात बताओ जरा, क्या तुम इसको रिजॉल्व नहीं कर सकते हो एस्केलेशन को, एक्स एक्सेस के लॉन्ग और वाई एक्सेस के लॉन्ग? कैसे सर करें? सर इस लाइन एक्स एक्सेस के पैरेलल आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो सबसे पहले तो। यस सर। सर क्यों कर रहे हो सर? सर क्योंकि सर वेक्टर ऐसे जा रहा है सर, तो अगर ये एंगल थीटा है तो भैया पहले यहां तो एंगल मिलेगा ना तुम्हें, तब तो तुम इसको रिजॉल्व करोगे। अब बताओ, ऑल्टरनेट से इक्वल हो जाएंगे, ये वाली इसके पैरेलल बनाई, और ऑल्टरनेट से अगर ये थीटा है तो थीटा। अब बताओ ये वेक्टर अगर ये, तो इसका ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा, ए कॉस थीटा, एक्स के नेगेटिव डायरेक्शन में, और ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा, ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा, ए साइन थीटा। करेक्ट? कोई डाउट है? आया? आया करना कि नहीं आया, जल्दी बताइए। ये आया, किसको कंपोनेंट नहीं करना है बताइए, आया? अब आप देख लो कि आपको वेक्टर लिखना नहीं आता है, बताइए। ये वेक्टर ए था, इसको नहीं लिख पाओगे अब तुम, बताओ वेक्टर ए कैसे लिखा जाएगा, ए एक्स आई कैप और प्लस ए वाई जे कैप। लिखिए वेक्टर ए बराबर ए एक्स क्या है, इसका एक्स कंपोनेंट क्या है, ये ए कॉस थीटा, और माइनस आई कैप, माइनस दिशा में, माइनस एक्स एक्सिस में, तो माइनस ए कॉस थीटा आई कैप, ठीक। और उसके बाद इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना है बच्चों, माइनस जे कैप में, यानी कि माइनस ए साइन थीटा जे कैप। क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं। क्या तुम्हें ए पता है, ए क्या होता है बच्चों? ए यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्लेशन है, तो ए का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक। लगा दीजिए ए की जगह, ठीक। सो ए इज इक्वल्स टू माइनस ए की जगह वी स्क्वायर अपॉन आर कॉस थीटा आई कैप माइनस वी स्क्वायर अपॉन आर साइन थीटा जे कैप, ठीक। इस तरीके से। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सवाल में कुछ नहीं था, बस वेक्टर को आपको क्या करना था, रिजॉल्व करना था, एसी की वैल्यू पता होनी चाहिए, यूसीएम का इंफॉर्मेशन होना चाहिए था, और वेक्टर को कैसे लिखा जाना चाहिए, और वेक्टर रिजॉल्व करना आना चाहिए। वेक्टर रिजॉल्व करना तो बेटा तुरंत देखा करो, है ना, कोई भी एंगल थीटा वीटा पे मिले तुरंत वेक्टर रिजॉल्व करने की कोशिश किया करिए। अगला सवाल, अ बॉडी ऑफ मास स्मॉल m इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड v, अ बॉडी of mass small m is moving with a uniform speed v along a circle of radius, along a circle of radius r, what is the average acceleration what is the average acceleration from a to b? ऑप्शंस देखिए, डायग्राम भी दिया हुआ है।
ऑप्शन ए इज 2v square upon pi r. Option B is 2√2v square upon pi r. Option C is v square upon pi r, and option D is none of these. नाउ देखिए बच्चों, डायग्राम कैसे आपको दिया हुआ है, और ऑब्वियसली ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस है, यूनिफॉर्म स्पीड v दे के रखा हुआ है ना, ये ऐसे, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक। ये देखिए यहाँ पे भी स्पीड v है और यहाँ पे भी स्पीड v, ऐसा क्वेश्चन में देके रखा हुआ है, ठीक। स्पीड इसकी कांस्टेंट है, यूसीएम का केस है, ठीक। यूसीएम का अगर केस है बच्चों, टेंजेंशियल एस्केलेशन, और अल्फा आपका कितना होगा, 0 होगा, ओनली क्या होगा, एसी प्रेजेंट, और एसी ही क्या होगा, एसी नेट होगा, नेट एस्केलेशन यही होगा, ठीक, करेक्ट। उसके बाद पूछा क्या है इसने, व्हाट इज द एवरेज एस्केलेशन फ्रॉम ए टू बी। अच्छा, एवरेज एस्केलेशन बच्चों इन्होंने पूछा हुआ है ए से बी तक का, ठीक। सो अब ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल इसलिए है क्योंकि बच्चों यहां पर देखिए जरा क्या चल रहा है, मैं आपको बताऊं। यहां पर वेक्टर ए एवरेज अगर आप निकालोगे, है ना, एवरेज एस्केलेशन अगर आप निकालोगे, अब देखो खास बात है, पता है क्या, इसने आपसे एवरेज एस्केलेशन पूछा है, और एवरेज एस्केलेशन का जो फॉर्मूला होता है वो टोटल चेंज इन वेलोसिटी और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक, टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां पर चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालोगे, खास बात ये, ठीक। अगर आप चेंज इन वेलोसिटी निकालने में कामयाब हो गए, टोटल टाइम कितना लगा, ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। इधर देखिए, यहां से यहां तक का जो समय है, यहां से यहां तक का जो समय है, एक बात और बताना मैं आपको चाहता हूं, ओमेगा कांस्टेंट है कि नहीं, खुद सोचो। अरे v अगर कांस्टेंट है, स्पीड अगर कांस्टेंट है, तो ओमेगा भी तो कांस्टेंट है, खुद सोचो। अगर उसकी ये वाली स्पीड ऐसे कांस्टेंट है, ठीक, तो पर यूनिट टाइम में जो एंगल ट्रेस कर रहा होगा सेंटर पे, वो भी तो इक्वल होगा, मतलब एंगुलर स्पीड भी क्या है उसकी, कांस्टेंट है, और एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है, तभी तो अल्फा, अल्फा क्या होता था, डी ओमेगा बाई डी टी, तभी तो अल्फा 0 है। यूसीएम का केस है, ओमेगा कांस्टेंट होगा भाई, वी भी कांस्टेंट होता है, ओमेगा भी कांस्टेंट होता है, ठीक। ये हो गया। अब सुनिए ध्यान से जरा, यहां पर अगर ओमेगा कांस्टेंट है, थोड़ा दिमाग लगाना, यहां से पूरा घूम के यहां तक आने में टाइम कितना लगाता है, कैपिटल टी, भाई ए से चला और वापस पूरा ए पर आ गया, तो टोटल टाइम कितना हो गया, इसका टाइम हो गया टी। लेकिन ए से बी तक का, मतलब ये टाइम फ्रॉम ए टू ए, टाइम फ्रॉम ए टू ए से ए का टाइम कितना हो गया, कैपिटल टी, पूरा साइकिल कंप्लीट करने में टाइम फ्रॉम ए टू ए, ये कितना हो गया, कैपिटल टी, टाइम पीरियड के इक्वल। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं कि टाइम फ्रॉम, यहां पे करते हैं यार, एक मिनट रुक जाओ, जगह की कमी है थोड़ी सी, टाइम फ्रॉम ए टू ए कितना है, कैपिटल टी, और टाइम फ्रॉम ए टू बी, है ना, ए से बी तक का समय कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक का समय कितना होगा, पूरे समय का 1/4, खुद दिमाग लगा लो भाई, है ना, क्योंकि स्पीड तो कांस्टेंट है, तो जितना टाइम लग रहा होगा उसका 1/4, क्योंकि ये जो है ए से बी तक का जो पार्ट है टोटल का 1/4 है, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, ए से बी तक का टाइम t/4 हो जाएगा, ठीक है ना, t/4 हो जाएगा, ठीक। अब टोटल टाइम कितना हो गया, t/4, और t की वैल्यू क्या हो जाएगी, t कितना हो जाएगा, टाइम क्या होता है, कैपिटल टी की वैल्यू कैसे निकालोगे, पढ़ाया है, 2πr बाय, है ना, टोटल टाइम कैसे निकालोगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्या होता था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, 2πr बाय टी। सो टी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 2πr बाय वी, ठीक, 2πr बाय वी हो गया ये, करेक्ट, इस तरीके से। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे t/4 चाहिए, तो बोथ साइड 1/4 करोगे तो हो जाएगा t/4, क्योंकि
ए से बी जाने में उसको समय कितना लगा है, t/4। यहां से यहां तक का समय तो t/4 है, यानी कि टोटल चेंज इन वेलोसिटी जो भी होगा वो मैं निकाल लूंगा और टोटल टाइम मैं कितना रखूंगा, t/4। तो इधर 1/4 से मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2 2 जा, तो कितना आ गया, ऊपर आ गया पाई आर अपॉन में 2 इंटू वी 2v। ये लीजिए, ये इतना टाइम आपको लगा ए से बी जाने में। अब चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालें, तो ध्यान दो बच्चों, यहाँ टोटल चेंज इन वेलोसिटी ये कैसे निकालोगे, ये नया पेज लेना ही पड़ेगा यार, या यहीं पे निकाल लेते हैं। टोटल चेंज इन वेलोसिटी, सुन लो ध्यान से, टोटल चेंज इन वेलोसिटी कुछ लोग बोलेंगे 0 हो गया, फाइनल वी है इनिशियल, भैया वो स्पीड दे के रखी, वेलोसिटी थोड़ी ना दे के रखा हुआ है, ठीक है ना, वो आपको स्पीड दे के रखा हुआ है, वेलोसिटी थोड़ी ना दे के रखा हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब सुनो, ये जो टोटल चेंज इन वेलोसिटी निकालने के तरीके हैं, इसके बहुत सारे तरीके हैं, याद है, ये पिछले टॉपिक से रिलेटेड है। टोटल टाइम तो ए से बी तक का निकाल लिया तुमने t/4 से, ये देखो ये पॉइंट ए है और ये बी है, करेक्ट। यहां एंगल कितना है, थीटा 90 डिग्री, ठीक। यहाँ पे स्पीड कितनी है v, और यहाँ पे कितनी v। आपको याद है टोटल चेंज इन वेलोसिटी का जो फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था पीछे, एक फॉर्मूला था आपका 2v sin θ/2। ये पहला तरीका है, बहुत सारे तरीके सारे बताऊंगा। फर्स्ट मेथड, चेंज इन वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आया था बच्चों, वो आया था आपका 2v sin θ/2, 2v sin θ/2। सो 2v sin, और थीटा कितना है 90, सो 90/2, याद आया। 2v sin 90/2 sin 45, sin 45 कितना होता है 1/√2, ठीक। ये वाले 2 को क्या लिखोगे, √2 इंटू √2 इंटू v इंटू 1 इज v अपॉन में √2, √2 गेट्स कैंसिल्ड, टोटल चेंज इन स्पीड कितना है √2v, पहला तरीका। दूसरा तरीका, दूसरा तरीका ये है स्टूडेंट्स, क्या कि इस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट किया आपने, है ना, इसको पैरेलली शिफ्ट किया तो ये ऐसा दिखा, ये वाला ऐसे, और इसको पैरेलल शिफ्ट करके पीछे कर दिया तो ये ऐसा दिखा। अब बताओ, v और v मैग्नीट्यूड सेम है, एंगल कितना है 90 है, तो इसका रिजल्टेंट कितना आएगा v√2। याद है, नोट्स उठा के देखिए, और नहीं आता है तो आप फॉर्मूला लगाओ ना, v नेट कितना आ जाएगा इस केस में भैया, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से रूट ओवर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, क्योंकि cos 90 हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहां से कितना आ जाएगा v√2। ये दूसरा तरीका। तीसरा तरीका, तीसरा तरीका है विद द हेल्प ऑफ वेक्टर इक्वेशन। सबसे पहले जो चेंज इन वेलोसिटी की वेक्टर इक्वेशन बनाओगे, कैसे बनाओगे, नेट चेंज इन वेलोसिटी की वेक्टर इक्वेशन कैसे बनाओगे, ये किधर है v, नहीं ये किधर है माइनस वी आई कैप, और ये किधर है प्लस वी जे कैप, तो यही आपका डेल्टा वी कर दे रहा हूं चेंज इन वेलोसिटी। सो चेंज इन वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसे आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वी का स्क्वायर प्लस वी का स्क्वायर, जैसे पसंद हो वैसे निकाल लो, ये आ जाएगा अंदर 2v स्क्वायर v√2। तो चाहे चेंज इन वेलोसिटी उससे निकालो, चाहे ऐसे निकालो, चाहे ऐसे निकालो, तो चेंज इन वेलोसिटी आ गया v√2, ठीक। आ जाइए यहां पर, अब मैं सीधे फॉर्मूले में लगा रहा हूं, आंसर निकाल रहा हूं। सो एवरेज एक्सक्लेशन कितना आ जाएगा बच्चों आपका, चेंज इन वेलोसिटी कितना आया था v√2 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, अभी अभी आपने निकाला है कितना आया है टोटल टाइम t/4, पाई आर बाय 2v, पाई आर बाय 2v, सही है। तो यहां से आ जाएगा बच्चों v√2 और 2v ऊपर जाएगा, सो इंटू 2v अपॉन में पाई आर, ठीक। v इंटू वी इज वी स्क्वायर, फिर 2√2 v का स्क्वायर अपॉन में पाई आर। चेक कर लीजिए क्या कोई ऑप्शन दिया है 2√2 वी स्क्वायर अपॉन में पाई स्क्वायर पाई आर, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, ठीक, ये एक अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट इज, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो,
इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। ठीक, नेक्स्ट देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो आप। अगला सवाल, क्वेश्चन देखिए, इफ अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल, इफ अ पार्टिकल moves in a circle describing equal angle in equal time, describing equal angles in equal times, its velocity vector, its velocity vector remains constant, option A, remains constant, option B, change in momentum, change in, नहीं मैग्नीट्यूड होना चाहिए, मोमेंटम, मोमेंटम की क्यों बात करेंगे। changes in magnitude, ठीक। नेक्स्ट है ऑप्शन सी इज changes in direction, and option D is change both in magnitude and direction, change both in magnitude and डायरेक्शन। बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही है, बताइए। ऑप्शन सी बिल्कुल सही, ऑप्शन सी। जिनको नहीं समझ में आया देखिए क्या कह रहा है, इफ अ पार्टिकल्स मूव इन अ सर्कल डिस्क्राइबिंग इक्वल एंगल्स इन इक्वल टाइम। अब बताओ, इक्वल एंगल इन इक्वल टाइम कर रहा है, पर यूनिट टाइम में इक्वल थीटा एंगल ट्रेस कर रहा है, तो क्या है, यूसीएम है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। ठीक, तो ये यूसीएम का केस हो गया। यूसीएम में स्पीड कांस्टेंट होती है आपकी, स्पीड को आप किससे दिखाते हो, वी से, और ये कांस्टेंट होती है। ठीक, लेकिन डायरेक्शन चेंज होती है, वेलोसिटी की, लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, चेंज होती है, बट वेक्टर वी डायरेक्शन चेंजेस। ठीक, याद है भाई, ये मान लो यहाँ है, अभी भी इसकी स्पीड कितनी, वी, यहाँ पहुंचा अभी भी स्पीड कितनी, वी, यहाँ पहुंचा अभी भी स्पीड वी। तो स्पीड तो कांस्टेंट है, यानी कि स्पीड का मतलब मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट है, उसी को हमने स्पीड बोला है, वो कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो रही ना वी वेक्टर की। ठीक, अब देखिए ऑप्शन कह रहे देन द वेलोसिटी वेक्टर, ये जो वेलोसिटी वेक्टर आप देख रहे हो क्या ये कांस्टेंट रहता है, नहीं भाई, कहाँ कांस्टेंट है ये, इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, बट डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, अगर डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहती तब तो कांस्टेंट बोलते। चेंजेस इन मैग्नीट्यूड, क्या ये मैग्नीट्यूड में चेंज हो रहा है, नहीं, यूसीएम है तो इसका मैग्नीट्यूड तो क्या है, फिक्स है, वी 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 वी। ठीक, मान लो 5 मीटर पर सेकंड है यहाँ, तो यहाँ भी 5 मीटर पर सेकंड, यहाँ भी 5 मीटर पर सेकंड। ठीक, तो चेंजेस इन मैग्नीट्यूड मतलब मैग्नीट्यूड चेंज होता है, नहीं। ऑप्शन डी चेंजेस बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, नहीं भाई, मैग्नीट्यूड उसने बोला मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है डायरेक्शन भी, नहीं नहीं नहीं, मैग्नीट्यूड फिक्स है, केवल डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो ये नहीं होगा। अब ऑप्शन सी चेंजेस इन डायरेक्शन, तो इसका वेक्टर केवल डायरेक्शन चेंज करता है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करता है। ओके, और ये वेक्टर की लेंथ इक्वल है सब, यानी कि मैग्नीट्यूड इक्वल है। ठीक, ये हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, अ पार्टिकल
starting from rest moves in a circle of radius r, moves in a circle of radius r, it attains a velocity of v naught meter per second in nth round. In nth round, its angular acceleration is option A v naught upon pi, नहीं v naught upon n रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. ऑप्शन बी v naught upon 2 pi n r रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. ऑप्शन सी v naught स्क्वायर अपॉन 4 pi n r स्क्वायर रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. ऑप्शन डी इज v naught स्क्वायर अपॉन 4 pi n r रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक, ये देखिए क्या चल रहा है यहाँ. कह रहा पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट. ये पार्टिकल एक रेस्ट से स्टार्ट करता है. ठीक, रेस्ट से स्टार्ट करता है. ठीक है बच्चों, तो यहां पर इसकी इनिशियल स्पीड कितनी होगी? 0 होगी. रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो इसका इनिशियल स्पीड vi कितना होगा? vi का मतलब इनिशियल स्पीड कितनी होगी? 0. ठीक, फिर क्या कहता है? कहता है मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r. रेडियस कितनी है? r है. ये ऐसे ऐसे मूव करता है. अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ v नॉट मीटर पर सेकंड इन nth राउंड. nth राउंड मतलब जब nth राउंड होता है, जैसे फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड. तो यहां से चला तो यहां घूम के आ गया फर्स्ट राउंड, दूसरा घूम के आ गया सेकंड राउंड, तीसरा घूम के आ गया थर्ड राउंड, फोर्थ घूम के आ गया फोर्थ राउंड, 5 बार घूम के आ गया तो मतलब 5वीं बार आया फिफ्थ राउंड. ऐसे करके nth राउंड में इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है बढ़ के? v नॉट. सो इन nth राउंड जब n राउंड्स उसके कंप्लीट हो गए तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई उसकी? या हाँ, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई उसकी? v नॉट हो गई. तो आपको एंगुलर एक्सेलरेशन यहां पर बताना है. ठीक है स्टूडेंट्स. तो एंगुलर एक्सेलरेशन का कौन सा फॉर्मूला लगाएं भाई? अल्फा का. देखो इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी ऑब्वियसली. ठीक है, काइनेमेटिक्स इक्वेशंस लगेंगी और आपको अल्फा निकालना है. सो v इज इक्वल्स टू u प्लस at, यानी कि ओमेगा फाइनल इज इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी. क्या ये लगेगा? समय नहीं दिया हुआ है ना? समय दिया है क्या? समय नहीं दिया है तो यहां से अल्फा तुम नहीं निकाल पाओगे. ये गई सेकंड इक्वेशन. क्या होता है आपका? थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ ओमेगा इनिशियल बोलो या ओमेगा नॉट बोलो, बात सेम है. ठीक, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर. ये भी गया, टाइम नहीं पता है. ठीक, थर्ड वाला आपका ओमेगा फाइनल का स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू अल्फा इंटू थीटा. अब सुनो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, देखते हैं जरा. क्या तुम ओमेगा इनिशियल निकाल सकते हो? यस सर. ओमेगा बराबर क्या होता था? v अपॉन आर, है ना भाई. v बराबर क्या होता था? आर ओमेगा. सो ओमेगा बराबर क्या होता था? v अपॉन आर. सो ओमेगा इनिशियल निकालने चलोगे तो क्या आएगा? v इनिशियल अपॉन आर. लेकिन v इनिशियल कितना है? रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है. वैसे भी यार सीधी सी बात है, रेस्ट से स्टार्ट करेगा तो इनिशियल ओमेगा भी तो 0 ही होगा उसका. बट फिर भी यहां से निकाल दो. अगर वो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो v इनिशियल स्पीड उसकी लीनियर वाली कितनी है? 0. तो ओमेगा इनिशियल भी कितना हो जाएगा? v इनिशियल 0 बाय आर. सो ओमेगा इनिशियल 0 रेडियन पर सेकेंड.
अब ओमेगा फाइनल निकाल लोगे तुम क्या? ओमेगा फाइनल क्या निकाल लोगे? हाँ निकाल लोगे। कैसे? यहाँ पे देखो, ओमेगा फाइनल में सेम फॉर्मूला तुम्हारा वी फाइनल डिवाइडेड बाय आर। सो ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू वी फाइनल, मतलब जब nth राउंड कंप्लीट हो गए तो वी फाइनल कितना देके रखा है? वी नॉट। तो यहाँ पे रखेंगे वी नॉट अपॉन आर। सही है, ये आ गया। अब प्रॉब्लम क्या है, अल्फा तुम निकाल सकते हो, ओमेगा एफ तुम्हें पता है, ओमेगा इनिशियल तुम्हें पता है, ठीक। थीटा तो नहीं पता है, थीटा समस्या कर देगा यहाँ पर। ठीक, अब थीटा कैसे निकालें? तो थोड़ा ट्रिक लगा के आप थीटा निकालोगे। एक बार बताओ, बहुत ध्यान से चेक करना, बहुत ध्यान से। अगर यहां से चला, एक राउंड चलेगा तो थीटा कितना होगा एक राउंड के लिए? 2 पाई रेडियन। अगर 2 राउंड चल गया, देखो एक राउंड और एक और चल गया, तो थीटा फॉर 1 राउंड, 1 राउंड 2 पाई रेडियन। थीटा फॉर 2 राउंड, 2 राउंड कर लिया तो भाई एक राउंड में 2 पाई रेडियन, तो 2 राउंड में 2 इंटू 2 पाई रेडियन एंगल ट्रेस करेगा ये। तो अगर उसने n राउंड्स कर लिए, सो थीटा इन आफ्टर nth राउंड, थीटा n, थीटा इन n राउंड, जब nth राउंड कंप्लीट हो जाएगा उसका, तो थीटा कितना होगा? इसको n से मल्टीप्लाई कर दो भाई। एक राउंड में 2 पाई रेडियन, 2 राउंड में 2 पाई रेडियन, सॉरी 2 राउंड में 2 पाई इंटू 2 रेडियन, 3 पाई, 3 राउंड करता है तो 3 इंटू 2 पाई, 4 राउंड करता है तो 4 इंटू 2 पाई, तो n राउंड करेगा n इंटू 2 पाई, n इंटू 2 पाई रेडियन, यानी कि आ जाएगा कितना? 2 पाई n रेडियन। ठीक, ये आ गया। अब रख दो वैल्यू, आंसर आ जाएगा। ओमेगा फाइनल कितना है तुम्हारा? वी नॉट अपॉन आर, तो यहाँ रखोगे क्या? वी नॉट का स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर, चेक कर लो भाई, स्क्वायर लगा है ओमेगा पे, माइनस ओमेगा इनिशियल कितना है? 0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू अल्फा। तो ऐसे ही रहेगा। अभी थीटा को भी चलो ऐसे रहने दो, है ना, अल्फा निकाल लेना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? अल्फा अगर तुम निकालोगे तो अल्फा बराबर क्या आ जाएगा? वी नॉट स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और 2 अल्फा मल्टीप्लाई में था, सॉरी 2 थीटा मल्टीप्लाई में डिवाइड कर देगा यहाँ के, यानी कि 2 थीटा यहाँ डिवाइड करेगा, वैल्यू रखो वी नॉट का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू थीटा कितना है तुम्हारा? 2 पाई एन इंटू में आर का स्क्वायर। ठीक, तो यहां से अल्फा कितना आ जाता है? वी नॉट का स्क्वायर अपॉन में 2 टू द 4, 4 पाई एन आर का स्क्वायर। तो वी नॉट स्क्वायर अपॉन 4 पाई एन, 4 पाई एन आर का स्क्वायर, वी नॉट स्क्वायर अपॉन 4 पाई, और रेडियस स्मॉल आर से देके रखा है तो कैपिटल आर को तुम स्मॉल आर से रिप्लेस कर दोगे। ठीक, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।